नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे आधारित क्विज सेशन लेकर के डेली आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी गुजरात से। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जितनी भी पॉइंट निकल के आती है उसको हम डिटेल्स के साथ देखेंगे। प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। देखिए, क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि गुजरात की कौन सी दिशा की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो उत्तरी और पश्चिम। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राज्य में मानव सभ्यता का विकास 5000 वर्ष पहले हो चुका था। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 2500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने कच्छ का रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूदा गुजरात की नींव डाली थी। गुजरात ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में शामिल था। कुवांसी नाम का गांव, जो कि गुजरात के मोरबी शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां से 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट एक क्वेश्चन के लिए मेरे ख्याल से बताना वीडियो के माध्यम से उचित नहीं होगा। थ्योरी पढ़ाते समय मैं बता सकता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के टाइम पे बहुत ज़्यादा फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जेम्स प्रियसी। अब देखिए, इसके बारे में जानते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को शिलालेख यानी अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरमेइक ग्रीक लिपियों में लिखी गई है। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम एलेक्जेंडर कमिंघम के सहकर्मी जेम्स प्रियेसप ने पढ़ा था। मौर्य काल की शिलाओं तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि अशोक का धम्म यानी व्यवहारिक फल मूलक अर्थात फल की दृष्टि में रखने वाला और अत्यधिक मानवीय था। यानी कि उनके शिलालेख के पढ़ने के बाद उनके विचार और उनके चरित्र के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके एक्स्ट्रा फैक्टर देख लेते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थान है। गोंडा बलरामपुर से 12 मील पश्चिम में आधुनिक सहेत महेत गांव की श्रावस्ती है। देखिए, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के पुत्र लब ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थान है।
तथागत श्रावस्ती में रहे थे। तथागत, तथागत किनको बोला गया है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने भगवान बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनाया था। आजकल यहाँ बौद्ध धर्मशाला, मठ और मंदिर है। और भगवान बुद्ध को जो सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जयचंद ने। ठीक है, अब जयचंद के बारे में देखेंगे। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की वृद्धि के कारण उसे ईर्ष्या करने लगा था। देखिए, एक चीज तो है, जब आप इतिहास को डीप स्टडी करेंगे और अपने दैनिक जीवन में उसका थोड़ा सा मैच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी वो अपने आप को सुपीरियर बनाने के चक्कर में हुई थी कि मैं उससे सीनियर हूँ और मैं सही हूँ, वो गलत है। और आज भी हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि लोग अपनी गलती को ना देख करके सिर्फ दूसरों की गलती को देखते हैं और ब्लेम करते हैं कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो हमें इतिहास सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ के उसे अपने जीवन में लागू करने से बनता है। ठीक है, वह उसका विदेशी हो गया था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई हिंदू राजाओं से लड़ाई कर चुका था। चंदेल राजाओं को पराजित करने में उसे अपनी कई विख्यात सेनानायकों और वीरों को खोना पड़ा था। जयचंद के साथ होने वाले संघर्ष में भी उसके बहुत से वीरों की हानि हुई थी। युद्ध में होता क्या है, चाहे वो युद्ध किसी भी देश, किसी भी घर और किसी भी परिवार में हो, युद्ध में हानि के सिवा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फ्रांस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। देखिए, छोटा सा पॉइंट लेके हम चलते हैं आज। ठीक है, सॉरी दोस्तों। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे है। सरगवाला नामक गांव के समीप स्थित है। ठीक है, ये चीज याद रखिए सिर्फ। यहाँ की खुदाई जो हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ की खुदाई 1954 से 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ तक आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? ये आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी, इसको लगा लीजिए आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके शिलालेखों में मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? कांस्य की प्रतिमा पूछा है कि कांस्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुल्तानगंज से। ठीक है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्त काल की बौद्ध प्रतिमा मिली है जो कांसे से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्किंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पे बर्मिंघम होगा, टाइप मैंने गलती से कर दिया। ठीक है, महाबुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से भी अधिक भारी तथा 2 मीटर ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है पूछा है? ठीक है, असत्य पूछा है। तो पहला चीज देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में गांव भी अपनी मुद्रा जारी करने लगे। ये गलत है, नहीं, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीण समुदायों में भूमि संबंधित अधिकारों का ह्रास हुआ। ये भी गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य बोल रहा है। ठीक है, कि कौन सा असत्य है? तो ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा भी सही पॉइंट है,
तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ एवं व्यापार का पतन हुआ। गलत, व्यापार का तो पतन हुआ नहीं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, बस अब अगले पे जाना ही नहीं, जब आंसर यही मिल गया तो हम टाइम वेस्ट करने क्यों जाए अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट, अब देखिए इसका डिटेल्स। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चालुक्य और पल्लवों के इतिहास का अध्ययन 550 ईस्वी के मध्य अरबों का सिंध पर आक्रमण एवं उसके भारतीय इतिहास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। राजपूतों की उत्पत्ति के अंतर्गत हर्ष के बाद की सभी शक्तियां का अध्ययन, त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट की भूमिका अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत यानी 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त। अब देखिए यहां पे मैंने ये लिख रखा है 29 नंबर क्वेश्चन, तो कभी आपने सोचा कि ये इसका 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो आप सेट नंबर 1 देखिए। ठीक है, इतिहास, एनसीईआरटी इतिहास का संपूर्ण निचोड़ का पार्ट नंबर 1 देखिए, आपको मिल जाएगा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी यानी कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। ओ माय गॉड, ये वो वाला घटोत्कच मत समझ जाइएगा जो महाभारत में भीम के पुत्र थे और हिडिंबा के पुत्र थे। ठीक है, तो उस घटोत्कच के ऊपर आप लोग मत जाइएगा। ठीक है, ये गुप्त शासक घटोत्कच थे। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 चलाया था। ठीक है, इतना तक याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? ये तो बिल्कुल ही फैमिलियर क्वेश्चन है और इसे सब लोग जानते होंगे, तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में। प्राचीन काल के ज्योतिर्विदों में आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का एक क्षेत्र था। अब देखिए इतना डिटेल्स मेरा लिखने का मकसद समझ में आया आपको? कभी कभी आता है कि इनमें से कौन आर्यभट्ट के समकालीन थे, क्वेश्चन देखा होगा आपने, इनमें से कौन ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे, इस तरह का क्वेश्चन बन के आता है और उसमें 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा। तो आप याद रखिए आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रसिद्ध विद्वान जो थे वो आर्यभट्ट के ही समकालीन थे। ठीक है, जिन्होंने आपको तो पता ही होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी थी। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त के बारे में आप जान लीजिए कि न्यूटन से पूर्व ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने एक और चीजें बताई थी, जैसे कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पे करती है। उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि अपने अक्ष पे, अपने पाथ पे करती है, जबकि कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य की केवल परिक्रमा करती है। उन्होंने कोई पाथ नहीं बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर है पशुपति का पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिटेल्स डाल लीजिए। मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है जिस पर शिव की आकृति जैसी चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर क्या है? उनके घर ईंटों के बने होते थे। बिल्कुल जी, ईंटों के ही बने होते थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में की गई थी। हाँ, 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, इसके बाद घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य
लक्षण था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही सारा का सारा आंसर सही है। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो बिल्कुल, यानी चारों का चारों पॉइंट जो है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया। सिर्फ एक चीज याद रखिए कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग, इस पॉइंट को याद रखिए कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सही तिथि कर्म क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। तो अब देखिए, इसको मैच करना है। अब मैच करने वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो अब देखिए, हून, कुषाण, आर्य और यूनान। तो देखिए, सबसे पहले आर्य आए थे, आर्य के बाद यूनान आए, यूनान के बाद कुषाण और कुषाण के बाद हून। तो अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं। ये हुआ पहला नंबर, ये हुआ दूसरा नंबर, ये हुआ तीसरा और ये चौथा। यानी कि एक मिनट पेज गड़बड़ हो गया। हाँ, तो यानी तीसरा पहले में देखिए किस में है, दूसरे ऑप्शन बी और सी में है, डी में है। इसके बाद फिर हम देखते हैं चौथा, तो चौथा भी दोनों में ही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, तो ऑप्शन हमारा ये बी सही है। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी इसी तरीके से लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यो, पॉइंट देख लीजिए। आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच, यूनानियों का 326 ईस्वी पूर्व से लेकर के 332 ईस्वी पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी थी। ठीक है। इस सदी में हूनों का लगभग 460 ईसा यानी स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। अतः उस आक्रांताओं का सही तीर्थ क्रम क्रमशः आर्य, यूनान, कुषाण तथा हूण था। देखिए आ गया ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मल्लियों के। गौतम बुद्ध की मृत्यु, देखिए महानिर्माण किसको बोलते हैं, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्तमान में कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साइंस की न्यूमेरिकल तक की क्लास को देखने के लिए, क्यूज को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। बहुत हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैंने दिया है। ठीक है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है स्तूप। क्या कहते हैं, स्तूप। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। तो देखिए, बोध गया में आप कभी विजिट करते हैं तो आप देखिएगा, इनकी ये चीजें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए आया ना क्वेश्चन, समकालीन वाली आ गई। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा तो आप फिर आंसर को कर नहीं ले जाओगे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है। ये मेरा चैनल का लोगो है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अभिलेखों में प्रायः जिन नाम से अशोक संदर्भित हैं वह है, क्या है। तो इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। हाँ, अशोक के जो शिलालेख हैं उनको जब पढ़िएगा तो इनका नाम प्रियदर्शी के नाम से भी विख्यात है। ठीक है।
अशोक के प्राय सभी अभिलेखों में उसे देवा नाम प्रिय प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक थे एक विख्यात, चरक क्या थे? तो एक चिकित्सक थे। ठीक है। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा है, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा का तो विश्वकोश पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ तो बहुत सारे किताबों को जो बर्बाद कर दिया गया, उसके वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त होता गया। नहीं तो पूरी दुनिया में, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर अंगों का प्रत्यारोपण हुआ था, जिसको सर्जरी बोलते हैं, वो भारत के एक डॉक्टर थे सुश्रुत, 4000 साल पहले उन्होंने किया था। ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट हुआ चाइना में। तो भारत का इतिहास बहुत ही सुनहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है कल्लर ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लगतुर मान को अपदस्थ करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उबधांडपुर थी। राजतरंगिणी में राजा कल्लर को लालिया शाही कहा गया है। देखिए, राजतरंगिणी आया तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। ठीक है, कल्हन। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना कीमती सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में पिन अप करें कि